हेलो एवरीवन, दिस अनुराग पंडित, बायो फैकल्टी द ब्रेन एजुकेशन। तो बेटा, आज मैं बात करने वाला हूँ आपके नीट एग्जाम के बारे में। अगर मैं नीट एग्जाम की डेट को देखूं तो आपका जो डेट है वो 4 मई को है। और अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स आपके पास 45 टू 50 डेज है। तो मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ कि लगभग 45 डेज का आपका तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का, कैसे आप रिवाइज करोगे, कैसे आप टेस्ट दोगे, पूरा का पूरा हम लोग स्ट्रैटेजी देखेंगे कि 45 डेज में कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, आगे हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, जिस तरीके से हम इस एग्जाम को क्रैक कर पाए और आगे बढ़ पाए। तो अगर आप लोग तैयार हो नीट एग्जाम को फोड़ने के लिए, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है, विश्वास। आपको ज्यादा हेल्प मिल सके, ज्यादा इजी हो सके आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो ओवरऑल ये कि सबसे पहले आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने ऊपर आपको सेल्फ बिलीव करना है कि जिससे आपका जो अप्रोच हो वो पॉजिटिव हो इस एग्जाम को लेकर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप जैसे ही स्टार्ट करते हो, आपका एक एग्जाम खत्म होता है, देन इसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपकी क्लासेस बहुत अच्छी चलती है, आप टेस्ट बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हो। पर एक मोमेंट ऐसा आता है कि जब आपकी एनर्जी लो हो जाती है, जब आप बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, आपका सिलेबस अच्छा नहीं जा रहा है, या फिर आप रिवीजन अच्छा नहीं कर पा रहे हो, आपके मार्क्स डिक्रीज होने लगते हैं। तो उस चीज को अच्छा करने के लिए, उस चीज से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, सेल्फ बिलीव करना है, जिससे आपको ज्यादा हेल्प मिल सके, ज्यादा इजी हो सके आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो ओवरऑल ये कि सबसे पहले आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने ऊपर आपको सेल्फ बिलीव करना है कि जिससे आपका जो अप्रोच हो वो पॉजिटिव हो इस एग्जाम को लेकर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में आप जैसे ही स्टार्ट करते हो, आपका एक एग्जाम खत्म होता है, देन इसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपकी क्लासेस बहुत अच्छी चलती है, आप टेस्ट बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हो। पर एक मोमेंट ऐसा आता है कि जब आपकी एनर्जी लो हो जाती है, जब आप बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, आपका सिलेबस अच्छा नहीं जा रहा है, या फिर आप रिवीजन अच्छा नहीं कर पा रहे हो, आपके मार्क्स डिक्रीज होने लगते हैं। तो उस चीज को अच्छा करने के लिए, उस चीज से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, सेल्फ बिलीव करना है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपको आपका सिलेबस कैसे आगे बढ़ेगा, देन आप इस एग्जाम को लेके अप्रोच कैसा रखोगे, या फिर आप आगे आने वाले टेस्ट को कैसे परफॉर्म करोगे, उसके लिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करना है। स्टार्ट करता हूं, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। एक मुझे ऐसा लगता है कि आप एक सर्टेन किसी मार्क्स पे होगे, वो मार्क्स कुछ भी हो सकता है, 300, 400, 500। सबसे पहला हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो भी हमारे मार्क्स आ रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले मेरा टारगेट ये होना चाहिए, हम लोग का टारगेट यही होना चाहिए कि हमको सेफ स्कोर तक जाना है। और वो सेफ स्कोर ये होगा 600 प्लस मार्क्स। ऑब्वियस है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होती तो शायद आज आप इस वीडियो पे होते भी ना। पर अगर आप कहीं ना कहीं इस वीडियो पे आए हो तो आपको सबसे पहले टारगेट ये होना चाहिए कि आपको सेफ स्कोर तक पहुंचना। देन उसके बाद परफॉर्मेंस जैसी होगी, हम लोग की प्रिपरेशन जैसी आगे बढ़ेगी, देन उस हिसाब से देखेंगे कि हम लोग आगे कहां तक जा सकते हैं, अपने आप को आगे कहां तक स्ट्रेच कर सकते हैं। उसके बाद हमारा टारगेट होगा आगे कि हम लोग 650 तक कैसे जाएं, या फिर 700 तक कैसे जाएं। पर ओवरऑल ये कि यहां तक जाने से पहले सबसे पहले हम लोग को सेफ स्कोर तक आना होगा, देन इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहां कैसे जा सकते हैं। सेफ स्कोर तक जाने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये देखना है कि आपके सिलेबस का सबसे हाई वेटेज टॉपिक्स या हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं। फिजिक्स की बात करें तो कुछ ऐसे, जैसे सपोज अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो आप मॉडर्न फिजिक्स उठा लो। मुझे ऐसा लगता है कि इजिली आप उस चीज को, उस क्वेश्चन के जो अप्रोच होते हैं वो ज्यादा ऐसा कुछ हार्ड नहीं होते, तो आप उस चीज को अच्छे से कर सकते हो। अदरवाइज अगर मैं बायो में आऊं तो मुझे ऐसा लगता है सपोज आप बायोटेक में 2 चैप्टर्स पढ़ के आप बहुत ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको हाई वेटेज टॉपिक या हाई वेटेज चैप्टर को आइडेंटिफाई करना है, और उसको पहले हम लोग खत्म करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट का, तो अगर आप एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं या फिर हाई वेटेज टॉपिक कौन सा है, देन उसके बाद हम लोग आएंगे इस पॉइंट पे कि सबसे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं। ये आपको पता चलेगा जब आप अपना पीवाईक्यू का बुक देखोगे, तो उसमें पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, उसका पैटर्न क्या है, और कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मोस्ट रिपीटेड
क्वेश्चंस या मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट किया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, चैप्टर्स देखेंगे, हाई वेटेज चैप्टर्स देखेंगे। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आएंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कि पीवाईक्यू से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक कौन से हैं, कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने पूरे साल, सपोज मुझे ऐसा लगता है कि 3 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, 5 घंटे, तो ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर किसी को पता है कि इतने आवर्स स्टडी से कुछ होने वाला नहीं है। सपोज आप 6 घंटे पढ़ते थे तो साल भर आप इस चीज को, मुझे लग रहा है कि एक तो कंटिन्यूअस नहीं रखते हो, दूसरा अगर रखा भी है तो इतने टाइम में कुछ होगा भी नहीं। लास्ट का टाइम है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना 1000% देना पड़ेगा, पूरी तरीके से रगड़ना पड़ेगा। और आपका कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, वो कुछ भी हो सकता है, सोशल मीडिया हो गया, या फिर आप फ्रेंड के साथ ज्यादा चिल कर रहे हो, या मतलब आपका XYZ कुछ भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, तो उस चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। और प्रॉपर जो टाइम है वो टाइम आपको कहां देना पड़ेगा, आपके स्टडी के लिए, जिससे आप नीट 2025 को जो आप क्रैक करना चाहते हो, आपका वो सपना पूरा हो सके। मैं आपको बताता हूं, मिनिमम आपको 12 आवर, 12 घंटे, अगर आप 12 घंटे लास्ट टाइम में नहीं देते हो, मुझे नहीं लगता कि आप यहां तक पहुंच पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मिनिमम आपको 12 घंटे देने पड़ेंगे। और 12 घंटे को अगर हम लोग डिवाइड करें, सपोज 12 आवर आप निकालते हो, इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे सेगमेंट वाइज, जैसे 3 घंटे, देन 3 आवर्स, देन 3 आवर्स, देन 3 आवर्स। आप 3 घंटे में डिसाइड करो कि आप पढ़ना क्या चाहते हो। सपोज अगर आपने फिजिक्स उठाया तो आपने एक स्लॉट में आपने फिजिक्स कर लिया, सेकेंड स्लॉट में आपने केमिस्ट्री कर लिया, और थर्ड स्लॉट में आपने बायो कर लिया। और 3 घंटे में आपको इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे मेरे हिसाब से 2 आवर्स और 1 आवर्स। इसमें आप चैप्टर्स रिवाइज करो, इसमें आप चैप्टर्स को रिवाइज करो। देन इसके बाद 1 घंटे में आप क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। 1 घंटे में क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे लगता है 45 to 50 आराम से कर सकते हो आप। प्रॉपर 1 घंटे का टाइम मिला, क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 2 घंटे में किसी चैप्टर को रिवाइज करो, किसी चैप्टर को स्टार्ट करो, खत्म करो। देन इसके बाद 1 घंटे आप रिवीजन करोगे, या फिर 1 घंटे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। यहां तो आप रिवीजन कर ही रहे हो। देन सेकंड चीज आप केमिस्ट्री में कर सकते हो, थर्ड चीज आप बायो में कर सकते हो। बायो में तो मुझे लगता है ज्यादा इजी है, क्योंकि 2 घंटे में मुझे लगता है आप 2-3 चैप्टर्स आराम से निपटा सकते हो, या फिर एक यूनिट पूरा खत्म कर सकते हो। 1 घंटे में आप प्रॉपर उसका पीवाईक्यू कर लो, या फिर जो आपको डीपीपीस दी हुई है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, देन आप उस चीज का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ओवरऑल 3-3-3 घंटे का स्लॉट होगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करोगे आप। 2 घंटे में आप चैप्टर्स का रिवीजन करोगे, 1 घंटे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। फिर सेकंड में 2 घंटे आप फिर रिवीजन करोगे, देन इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अब आ जाओ ये लास्ट 3 घंटे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। इसमें आप क्या करोगे, आप या तो जो पूरे दिन आपने पढ़ा उसका रिवीजन करोगे, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको रिवीजन की जरूरत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मॉक टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट इन द सेंस फुल सिलेबस टेस्ट। अगर आपको लगता है स्टार्टिंग में आपको रिवीजन की ज्यादा जरूरत है, या फिर आपने जो पूरा दिन भर पढ़ा आपको उसको रिवाइज करना है, तो आप रिवाइज करो। अल्टरनेट डेज पे आप टेस्ट देते रहो, क्योंकि टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये चीज कंपलसरी हो जाएगी कब, जब लास्ट के 10 दिन बचेंगे, अप्रॉक्स 10 से 15 दिन, तो आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना ही देना है। क्योंकि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन को परफॉर्म करोगे, आपको ये समझ में आएगा कि आपकी गलतियां क्या है, आप मिस्टेक कहां पे कर रहे हो, और आगे आपको चीजें सुधारनी क्या है। और क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप एग्जाम में बैठ रहे हो आपको थ्योरीज चैप्टर्स रिवाइज करने, ऑब्वियस आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप गलतियां करोगे, उस गलतियों से ही आप सीखोगे। तो लास्ट के 10 दिन तो ये कंपलसरी है, आपको क्या करने हैं, आपको फुल सिलेबस टेस्ट ही देने हैं। पर स्टार्टिंग में आप ऐसा रख सकते हो कि आप रिवीजन करो, देन उसके बाद आप टेस्ट देते रहो। अल्टरनेट डेज पे या फिर हफ्ते में आप 3 टेस्ट दे दो, 3 दिन रिवीजन कर लो, आप ऐसा रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग से बताया कि आप सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर आइडेंटिफाई करो, देन उसके बाद आप नेक्स्ट चीज पे आओ कि हाई वेटेज टॉपिक्स कौन से हैं, या फिर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कहां से आते हैं, वो आपको पीवाईक्यू से मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि लास्ट 2013 से लेके 2024, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप नीट देखोगे तो सबसे पहली बार कब हुआ था, 2030 में हुआ था। ऐसा नहीं आप 35-40 साल के क्वेश्चंस कर रहे हो, आप लास्ट के 10-15 साल के आप क्वेश्चन करो, आपको पैटर्न समझ में आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे क्या जा रहे हैं, उसका पैटर्न क्या है।
तो इतना कंपलसरी है कि 2013 से लेके 2024 तक आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने ही करने हैं। या तो आप यहाँ पे कर लो, जब 1 घंटे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो आप यहाँ पे रिवाइज कर लो, या फिर आप अलग से स्लॉट निकाल के आप कहीं भी मैनेज करके ये काम कर सकते हो। पर पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से आपको पैटर्न समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलने कैसे वाले हैं। और क्योंकि आप देखोगे कि पहले और अब में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया कि क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा हुआ है। देन मैं अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने कितने हैं, सपोज 1 घंटे, क्योंकि ये तीनों स्लॉट में आपको 1-1 घंटे तो मिल ही रहे ना, 1 आवर्स 1 आवर्स 1 आवर्स। आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? 45, क्योंकि अभी सेक्शन बी रिमूव हुआ है, तो आपको ओवरऑल कितने क्वेश्चंस करने हैं? 45। तो आप डेली 45 से 50 क्वेश्चंस, सपोज आप 50 क्वेश्चंस करते हो फिजिक्स में, देन फिजिक्स में केमिस्ट्री में करते हो कितने? 50 क्वेश्चंस, और बायो में करते हो 100 क्वेश्चंस। तो आराम से 200 क्वेश्चन आप डेली कर रहे हो, तो यहां पे तो आपकी प्रैक्टिस हो ही रही है। उसके बाद आप यहां पे जो मॉक टेस्ट दे रहे हो, यहां पे 200 क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो डेली के आप 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। सोचो अगर आप 200 पे होगे, 300 पे होगे, 10 दिन बाद 20 दिन बाद ऑटोमेटिक आपको डिफरेंस दिखेगा कि आप कहां पे जा रहे हो। तो ओवरऑल आपका टारगेट ये होगा कि सबसे पहले हम लोग सेफ स्कोर पे जाएंगे, देन उसके बाद अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। पर एटलीस्ट यहां तक आना है, कितने दिनों में? इन 45 डेज में। इसे में अपनी पूरी जान फूंक देनी है, बिल्कुल तरीके में लगना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा हेल्प मिल सके कि 45 डेज का हमारा अप्रोच क्या होने वाला है, हम लोग कहां से कहां तक जाने वाले हैं। सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।